हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकी पन्नू ने एक बार फिर देश का माहौल खराब करने की दी धमकी। 15 अगस्त के लिए मुसलमानों को भड़काने की रची साजिश। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों 15 अगस्त को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ भारत से पंगा चीन को पड़ गया बहुत महंगा। मोदी सरकार ने ड्रैगन को दिए 5 सबसे बड़े झटके। जी हाँ दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां इमरान खान का जिक्र करके कांग्रेसी नेता ने कसा तंज। पाकिस्तान भारत का नहीं, पीएम मोदी उनका मॉडल अपना रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी बात और ऐसा जिक्र किया गया है कांग्रेस नेता के द्वारा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा बयान, कहीं दोबारा 6 दिसंबर का बाबरी कांड ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस मुद्दे पर सारी बातें कही गई है, सारी बड़ी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चलो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आतंकी पन्नू ने एक बार फिर देश का माहौल खराब करने की दी धमकी। 15 अगस्त के लिए मुसलमानों को भड़काने की बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि पन्नू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काते हुए 15 अगस्त को देश का माहौल खराब करने की बात कही है। आपको बता दें कि पन्नू ने इससे पहले भी 2 बार 15 अगस्त को देश का माहौल खराब करने के लिए कहा है। पन्नू ने इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर झंडा न चढ़ाने को लेकर मुसलमानों को उकसाया है। साथ ही साथ पन्नू ने बताया कि खालिस्तानी समर्थक इसकी तैयारी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पन्नू कश्मीर के हालातों पर गलत जानकारियां देकर मुस्लिम भाईचारे को भी भड़का रहा है। बीते दिनों नूह की घटना के बाद गुरुग्राम में मस्जिद पर हुए हमले और इमाम की हत्या पर भी पन्नू ने सवाल खड़ा किया है। जी हां, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहले भी 2 बार 15 अगस्त को देश का माहौल खराब करने की धमकी दी है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पन्नू अपने सिख फॉर जस्टिस के सदस्य व अपने करीबी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद से बौखलाया हुआ है। हरदीप की मौत के बाद से ही उन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है दोस्तों। और अब 15 अगस्त पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के लाल किले पर झंडा फहराने पर रोक को लेकर ये सबसे बड़ा धमकी दिया गया है दोस्तों। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय, अगर आप भी मानते हैं ये लल्लू पंजू आतंकवादी भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पता चल सके कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहने वाले लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों हैं। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर वो बहादुर बेटा जो अपने ही जन्मदिन पर बॉर्डर से तिरंगे में लिपट कर आया घर। बता दें अगस्त 2004 में माँ घर पर सेहरा बुन रही थी दोस्त। 6 अगस्त को आ रहे जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी में थे और वो खुद भारत माता की रक्षा में तैनात था। नाम है संजीव कुमार सिंह, बिहार का वो बहादुर बेटा जो जन्मदिन पर घर तो लौटा मगर तिरंगे में लिपट कर और सबसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर। जी हाँ दोस्तों, कल 5 अगस्त 2023 को संजीव कुमार सिंह का 19वां शहादत दिवस है। इतने साल बीत गए मगर उनकी बहादुरी के चर्चे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अब भी होते हैं। हो भी क्यों नहीं, ये आतंकियों से शेर की तरह जो लड़े तो को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस गम के माहौल में दोस्तों आपकी जो भी इस पर राय होने वाली हो, लेकिन उनको श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा भारत के उस बहादुर शेर बेटे को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी पर खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा आतंकी हमारे जवानों को मार रहे हैं और आपको पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलना है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे होने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार यानी 5 अगस्त को कहा कि हमारे 3 सैनिकों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार डाला और आप उनके साथ वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे, विश्व कप मैच खेलेंगे। इस बात पर क्यों हंगामा नहीं हो रहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जनवरी 2021 से मई 2023 तक कश्मीर में 251 आतंकी घटनाएं हुई है, बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि इससे पहले भी 2021 में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे और हम फिर भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने गए थे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी
वर्ल्ड कप मैच को दोस्तों जवानों पर हमले से जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं से कहीं तक ये मैच नहीं करता है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ओवैसी का काम ही है मोदी सरकार को घेरना। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की बैठक छोड़ जा सकते हैं चाइना। सही सुना आपने। अमेरिकी राजदूत डीन थॉम्पसन ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से मुलाकात की। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय के सूत्रों के अनुसार बैठक का उद्देश्य ये पुष्टि करना था कि प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 78वें सत्र में भाग लेंगे भी या नहीं। सचिवालय के सूत्रों के अनुसार अमेरिकी दूत ने अन्य द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा न्यूयॉर्क में आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 78वें सत्र का समय चाइना की उनकी निर्धारित यात्रा के साथ ओवरलैप कर सकता है। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत ने नेपाल के पीएम से कहा है कि यदि आप न्यूयॉर्क जाते हैं तो वहां कई शीर्ष अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात होगी। बता दें कि इस साल की संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की बैठक 18 से 26 सितंबर तक होगी और उसी समय चाइना के हांगजो शहर में 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन होना है, जिसमें नेपाल के पीएम अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जिस श्रीलंका की लंका लगा आए थे हनुमान जी, अब भारत उस देश को देगा डिजिटल पहचान। जी हां दोस्तों, अपने देश में डिजिटल क्रांति की धारा बहाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका को भी डिजिटल पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित साक्ष्यों के अनुसार जिस श्रीलंका का कभी श्री हनुमान जी ने दहन किया था, अब अपने उसी पड़ोसी को भारत डिजिटल पहचान देकर उसके भविष्य निर्माण की पटकथा लिखेगा। इससे श्रीलंका को सुरक्षा से लेकर व्यापार तक में आमूल चूल फायदा होने के आसार हैं। अभी तक श्रीलंका महंगाई और शातिर दुश्मनों की फांस में फंसकर कंगाल हो चुका था, मगर भारत ने उसे न सिर्फ कंगाली से उबारने में सहयोग दिया, अब डिजिटल क्रांति लाने में भी मदद करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को उसकी अनूठी डिजिटल पहचान परियोजना में निवेश करने के लिए भारत ने अग्रिम के तौर पर 45 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों, श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारत की ओर से आर्थिक मदद देकर लागू किया जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने यहाँ तक कहा है कि भारत सरकार से धनराशि शुक्रवार को हस्तांतरित कर दी गई है। राष्ट्रपति सचिवालय में बैठक के दौरान राष्ट्रपति के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रत्नायका, प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात, भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव एल्डोस मैथ्यू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें, भारत ने श्रीलंका को यूडीआई परियोजना के लिए 450 मिलियन से अधिक धनराशि की मदद की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान को अटोक जेल में कर दिया गया है बंद। पीटीआई का विरोध प्रदर्शन जारी, अलर्ट पर पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पुलिस इस्लामाबाद लेकर गई। दोस्तों, उसके बाद खान की मेडिकल जांच की गई, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पुलिस इस्लामाबाद में ले जाकर के अटोक जेल में बंद कर दिया गया है दोस्तों, और पूरे पाकिस्तान में फोर्स को उतार दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी को चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पीटीआई वर्करों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है दोस्तों। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित है। पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ ने इमरान खान के समर्थकों से चुप नहीं बैठने को कहा है। पीटीआई ने लोगों से अपने अधिकारों और आजादी के लिए आगे आने की भी अपील की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लाहौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभी मुख्य सड़कों और इमारतों पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पंजाब प्रांत में सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छावनियों की ओर जाने वाली सड़कों पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं इसके उलट पीएम शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्करों ने जश्न मनाया है। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने ऐलान जंग किया है। पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लॉन्च किया गया है, जिसमें घरों से बाहर निकलो पाकिस्तानियों का नारा लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम एक भी सड़क पर नहीं निकल रहा है, उसके पार्टी सपोर्टर के अलावा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत से पंगा चीन को पड़ गया बहुत महंगा। मोदी सरकार ने ड्रैगन को दिए 5 बड़े और तगड़े झटके। बता दे, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर पाबंदी को 3 महीने के लिए टाल दिया है। अब ये बैन 1 नवंबर से लागू होगा। इससे विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित होगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे चाइना के साथ भारत के व्यापार घाटे को पाटने में मदद
मिलेगी। भारत के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। भारत सालाना करीब 10 अरब डॉलर के पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट का आयात करता है। इनमें चाइना की हिस्सेदारी आधी है, यानी भारत हर साल चाइना से करीब 5 अरब डॉलर के ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाता है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चाइना के साथ ही है। पिछले साल ये 100 अरब डॉलर के ऊपर चला गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने किया आगाह, कहा अमेरिकी सेना की तैयारी खतरे में है, आगे संभालने वाला कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को सेना प्रमुख के पद छोड़ने के मद्देनजर आगाह किया है कि सेना की तैयारी और कर्मियों को जोड़े रखने की उसकी क्षमता खतरे में है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के पद छोड़ने के बाद अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दो जमीनी सशस्त्र बलों यानी सेना और मरीन के पास सीनेट द्वारा नियुक्त प्रमुख नहीं है। जॉइंट बेस मॉयर हेंडरसन हॉल में आयोजित एक समारोह में ऑस्टिन ने कहा कि सशस्त्र सेवाओं के नए प्रमुखों के नाम की पुष्टि करने में सदन की विफलता बलों के लिए हानिकारक है और दुनिया भर में हमारे सहयोगियों एवं भागीदारों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां अफ्रीकी देशों के साथ युद्ध की आशंका से घबराए नाइजर के सैन्य तानाशाह रूसी वैगनर से मांगी मदद, बढ़ गया तनाव। जी हां, नाइजर में तख्ता पलट करने वाली सेना जिन्हें जुंटा कहा जाता है दोस्तों, उनको अन्य अफ्रीकी देशों की ओर से हमले का डर है। इसको देखते हुए अब नाइजर की जुंटा ने रशिया के भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर ग्रुप से मदद मांगी है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक विश्लेषक ने इसके बारे में बड़ा खुलासा किया है। नाइजर जुंटा को पश्चिमी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय ब्लॉक ने राष्ट्रपति को रिहा न करने पर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है। वैगनर ग्रुप से समर्थन का अनुरोध तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले एक जनरल सलीफो मोडी ने पड़ोसी देश माली की यात्रा के दौरान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वैगनर ग्रुप से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क किया है। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां कंगाल पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा, सोशल मीडिया पर ही जताएगा अनुच्छेद 370 हटने का विरोध। जी हां, पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है। मुल्क को चलाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार चीन और IMF के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने को मजबूर है। इस बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि अनुच्छेद 370 की सालगिरह का विरोध करने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास बजट नहीं है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था। इसके बाद पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करता आया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार के पास इस बार 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की सालगिरह पर विरोध करने के लिए बजट ही नहीं है। दोस्तों सरकार के लोगों ने तय किया है इसीलिए कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी कि ये स्थिति आ चुकी है कि विरोध करने के लिए भी पैसा जुटाया जाता है दोस्तों, और पैसा नहीं मिलने पर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाता है जो पाकिस्तान कर रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और उसको पता भी है कि आज उसकी हरकतों की वजह से ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अकल आती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कब आएगी अकल पाकिस्तान को? अगली खबर की बात करें, जहां युद्ध के बीच पुतिन का तुर्की दौरा, एर्दोगन ने कहा तारीख तय नहीं है लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने व्लादिमीर पुतिन तुर्की जाएंगे। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी तुर्की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि कोई तारीख तय नहीं की गई है लेकिन बातचीत चल रही है और पुतिन के अगस्त में आने की उम्मीद है। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू अंजांसी ने यह जानकारी दी है। एर्दोगन ने इस्तांबुल में शुक्रवार की नमाज के बाद संवाददाताओं से कहा है कि तारीख स्पष्ट नहीं है लेकिन विदेश मंत्री खुफिया संगठन के प्रमुख वे सभी बातचीत कर रहे हैं। एर्दोगन ने कहा कि इन वार्ताओं की रूपरेखा के भीतर मुझे लगता है कि यह यात्रा उम्मीद के मुताबिक अगस्त में ही होगी। समाचार एजेंसी AA के अनुसार एर्दोगन का यह बयान बुधवार को पुतिन के साथ एक फोन कॉल के बाद आया है। बातचीत के दौरान वे सहमत हुए हैं कि पुतिन आने वाले दिनों में तुर्की का दौरा करेंगे। एर्दोगन ने पुतिन से यह भी कहा है कि तुर्की काला सागर अनाज सौदे को फिर से शुरू करने के लिए अपने गहन प्रयास और कूटनीति जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के लिए रूस बड़ा खतरा है या चीन, स्पेस फोर्स की जासूसी टीम ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। आपको बता दें अमेरिका ने रशिया और चाइना से पैदा हो रहे खतरों के बीच अपने सबसे बड़े दुश्मन का खुलासा किया है। रूसी स्पेस फोर्स के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया है कि उनकी टीम खुफिया जानकारी एकत्र करने की आधी गतिविधियों को पूरी तरह से चाइना पर केंद्रित कर रही है। इससे अंतरिक्ष शक्ति के रूप में चाइना के तेजी से विकास पर नजर रखने में सहूलियत मिल रही है। इस खुलासे से पता चला है कि वर्तमान में अमेरिका के लिए रूस से कम बल्कि चाइना से ज्यादा खतरा है। इस कारण अमेरिका ने अपने स्पेस फोर्स की आधी ताकत चाइना की जासूसी करने में झोंक दी है। वहीं रशिया के खिलाफ स्पेस फोर्स की सिर्फ 25% टीम ही काम कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध लड़ रही है।
अमेरिकी स्पेस फोर्स के इंटेलिजेंट ऑपरेशन के डिप्टी चीफ मेजर जनरल ग्रेगरी गंगरोन ने स्पेस फोर्स एसोसिएशन को बताया कि खुफिया नजरिए से हम जो भी करते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा चाइना पर केंद्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन से युद्ध के लिए रशिया ने खोला खजाना, पुतिन ने 2 गुना किया हथियारों पर खर्च, टेंशन में आ गया नाटो। जी हाँ, यूक्रेन के साथ पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे रूस ने इस महायुद्ध के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। रशिया ने साल 2023 के लिए अपने रक्षा खर्च को संशोधित करके उसे दुगना कर दिया है। अब रूस का रक्षा खर्च $100 अरब तक पहुंच गया है। ये उसके कुल सार्वजनिक खर्च का 1/3 है। रशिया ने यह खर्च ऐसे समय पर बढ़ाया है जब यूक्रेन युद्ध में खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे रशिया की वित्तीय सेहत पर काफी असर पड़ा है। वहीं रशिया के इस ऐलान से नाटो देशों की टेंशन बढ़ गई है। अगली खबर की बात करें, जहां प्लॉट के बाद अब घर बैठे मिलेगी अंजू को सैलरी। पाकिस्तान में रही अंजू की लग गई लॉटरी। जी हां, भारत में अपने पति अरविंद और बच्चों को धोखा देकर पाकिस्तान गई अंजू की मानो जैसे लॉटरी लग गई हो। पाकिस्तान में उसे एक के बाद एक तोहफे मिल रहे हैं। पिछले दिनों नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद उसे एक नामी बिजनेसमैन ने प्लॉट दिया, तो अब उसी ने घर बैठे सैलरी देने और उसकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का वादा कर दिया है। इसके अलावा अंजू को 50,000 रुपए का चेक और कई अन्य गिफ्ट भी पिछले दिनों मिल चुके हैं। पाकिस्तानी कारोबारी मोहसिन खान अब्बासी ने कहा कि यदि अंजू पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो उसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, साथ ही उसे घर बैठे सैलरी भी दी जाएगी। हम उसे ये बात ऑफर कर चुके हैं। अंजू के लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने पर वादे को पूरा करेंगे। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए मोहसिन खान अब्बासी ने बताया कि अंजू अब भारत वापस नहीं आएगी, वो अब वहीं रह जाएगी, यानी पाकिस्तान में ही अंजू रह जाएगी। जब दोस्तों अब्बासी से ये पूछा गया कि अंजू और नसरुल्लाह आपके कौन हैं, जो आप इतने महंगे गिफ्ट उन्हें दे रहे हैं, इस पर अब्बासी ने कहा कि वे तो हमारे अपने हैं। अंजू मेरी बहन जैसी है, मैंने उससे मुलाकात की और उनका घर देखा। नसरुल्लाह के परिवार से भी मैंने मुलाकात की। दोस्तों ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे पाकिस्तान ने कितनी बड़ी चाल चली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसने और धर्मों के लोगों को ये सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि आप हमारे धर्म में आइए, आपको हम इतने सारे गिफ्ट भी देंगे, घर देंगे, बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, रुपया देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान के इस चाल को कैसे निस्तनाबूद किया जा सकता है दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। लेकिन साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत रूस के फैसले से मचा हाहाकार, 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची चावल की कीमत। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के एक फैसले से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार चावल और वनस्पति तेल जैसी खाद्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतें महीनों में पहली बार बढ़ी है। यही नहीं, चावल की कीमतें 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। UN एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन को दुनिया भर में अनाज भेजने की अनुमति देने वाले युद्धकालीन समझौते से रशिया के बाहर निकलने और भारत द्वारा अपने कुछ चावल निर्यात को प्रतिबंधित करने जैसे कारण इस महंगाई के लिए जिम्मेदार है। UN की फूड एजेंसी FAO के मुताबिक जुलाई में राइस प्राइस इंडेक्स 2.8% की तेजी के साथ करीब 12 साल के हाई पर पहुंच गया है। इसमें पिछले साल जुलाई के मुकाबले 20% तेजी आई है और ये सितंबर 2011 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स विश्व स्तर पर कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को ट्रैक करता है। यानी दोस्तों भारत और रशिया के इस फैसले ने वास्तव में पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर इमरान खान का जिक्र करके कांग्रेस नेता ने कसा तंज, कहा पाकिस्तान भारत का नहीं, PM मोदी अपना रहे हैं उनका मॉडल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को एक मामले में मिली सजा का जिक्र करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने शनिवार यानी 5 अगस्त को ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भारत मॉडल अपना रहा है। उनके इस बयान पर कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि पाकिस्तान भारत का मॉडल नहीं अपना रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का मॉडल अपना रहे हैं। जैसा पाकिस्तान का मॉडल विपक्ष को खत्म करने का है, वही काम भारत में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को इमरान को मिली सजा का जिक्र करते हुए कीर्ति चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा था कि प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान अब भारत मॉडल को फॉलो कर रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने बीती 23 मार्च को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें जहां इसी से जुड़ी, जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए ये तक कहा है कि राहुल की सदस्यता बहाल करने से मोदी को डर लग रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका डर लग रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, क्या वो इसीलिए देरी कर
कर रहे हैं कि राहुल गांधी की संस्था को बहाल नहीं करना है। दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर बोले ओवैसी, कहा कहीं दोबारा 6 दिसंबर का बाबरी कांड ना हो जाए। जी हाँ, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी है। सर्वे शुक्रवार को शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी बीच इस पर सर्वे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो हमें डर है कि कहीं 23 दिसंबर या 6 दिसंबर जैसी घटनाएं ना हो जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुलकर सामने आए। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में ओवैसी ने ये बात कही है। दोस्तों एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो भाजपा एक नैरेटिव सेट करेगी, ऐसा ओवैसी का बयान है। उन्होंने कहा हमें डर है कि कहीं 23 दिसंबर या 6 दिसंबर जैसी घटनाएं ना हो जाएं। हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुल जाएं। बहरहाल दोस्तों ओवैसी को लेकर आपकी क्या राय होगी बाबरी मस्जिद वाले बयान पर, बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, मंत्री साध्वी निरंजन का बहुत बड़ा सवाल और अखिलेश पर वार भी। कहा किसी ऐसी मस्जिद के बारे में बताएं जिसमें त्रिशूल, शंख, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक बना हो। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शनिवार को यूपी के फतेहपुर जिले पहुंची। यहाँ उन्होंने ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि किसी ऐसे मस्जिद के बारे में बता दो या दिखा दो जिसमें त्रिशूल, शंख, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक बना हो। कोई भी मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से नहीं हो सकती। ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का भंडार, भगवान शंकर के ज्ञान का भंडार। अगर आप भी दोस्तों साध्वी निरंजन के बात को वाकई में बिल्कुल सही मानते और मानते हैं कि पते की बात और लॉजिकल बात इन्होंने करी है, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और जय श्री राम जरूर कहिएगा कमेंट में। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी